आदाब, नमस्कार। मैं यास्मीन और आप देख रहे हैं जी जम्मू कश्मीर लद्दाख। खबरों की शुरुआत करें। आपको बताएं कि बडगाम और नगरोटा में 11 नवंबर को बाई इलेक्शन होने हैं। ऐसे में तमाम सियासी पार्टीज की तरफ से तशहीरी मुहिम तेज कर दी गई है। इसी कड़ी में वजीर आला उमर अब्दुल्ला बडगाम में इंतखाबी तशहीर के लिए पहुंचे। एनसी उम्मीदवार के हक में उन्होंने वोट की अपील की है और जीत के बाद बडगाम के आवाम से कॉलेज बनाने का वादा भी किया है। सीएम ने और क्या कुछ कहा, सुनिए आप। पिछले दिनों मुझे जब बडगाम गांदरबल के लोगों ने 2008 में उनकी खिदमत करने का मौका दिया, मैंने गांदरबल में एक नई यूनिवर्सिटी कायम करके वहां लोगों का शुक्रिया किया। मेरा इरादा है और अल्लाह करे कि आगा महमूद साहब कामयाब हो। जरूर। मेरा पूरा इरादा है कि जिस तरह 2008 के बाद मैंने गांदरबल को एक यूनिवर्सिटी दी, इंशाल्लाह 2025 के बाद मैं बडगाम को एक यूनिवर्सिटी दूंगा। जम्मू कश्मीर में आज कोई ऐसा ग्राउंड नहीं है जहां आईपीएल के मैच हो सके, जहां इंटरनेशनल क्रिकेट खेला जा सके, जहां क्रिकेट की एकेडमी हो। मेरी बोर्ड ऑफ क्रिकेट कंट्रोल ऑफ इंडिया बीसीसीआई से मुकम्मल बातचीत चल रही है और अल्लाह गवाह है, जब मेरी उनसे बात हुई कि यहां कश्मीर में न सिर्फ ग्राउंड बल्कि ग्राउंड के साथ एक क्रिकेट एकेडमी नया बनना चाहिए, जिस तरह वो जम्मू में कठुआ में बनाने की बात कर रहे हैं। जम्मू के नगरोटा असेंबली बाई इलेक्शन को लेकर नेशनल कॉन्फ्रेंस की उम्मीदवार शमीम बेगम ने अपनी तैयारियों और तरजीहात पर जी जम्मू कश्मीर लद्दाख से खास बातचीत की है। शमीम बेगम ने कहा है कि नगरोटा के लोग उन्हें भरपूर हिमायत दे रहे हैं और वो हर ब्लॉक और हर दूर दराज के इलाकों में जाकर आवाम से मिल रही मोहब्बत और उनके मसाइल सुन रही हैं। उन्होंने बताया है कि नगरोटा विधानसभा का ज़्यादातर इलाका पहाड़ी और कंडी इलाका है, जहां अब भी सड़क, पानी और बिजली जैसी बुनियादी सहूलत पूरी तरह से नहीं पहुंची है। जीतने के बाद इन सभी मसाइल को हल किया जाएगा, उन्होंने ऐसा वादा किया है। नगरोटा और बडगाम के बाई इलेक्शंस जो हैं वो 11 तारीख को वोटिंग होनी है, उसके 2 दिन बाद नतीजे आ जाने हैं। इस बीच आखिरी दौर में पूरे चुनाव की प्रक्रिया चल रही है और कैंडिडेट्स पूरा दमखम दिखा रहे हैं। आज नगरोटा में शमीम बेगम, जो कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की कैंडिडेट है, उनके प्रचार प्रसार के लिए मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला, उप मुख्यमंत्री और कैबिनेट मंत्री भी यहाँ पहुँचे और नेशनल कॉन्फ्रेंस के बड़े बड़े दीगर भी पहुँचे। शमीम बेगम जो कि लगातार नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए यहाँ पर प्रचार कर रही हैं और कोई ऐसा इलाका नहीं है जहाँ पर अभी तक वो नहीं गई हूँ कॉन्स्टिट्यूंसी के, और हर जगह जा करके वो खूब प्रचार प्रसार भी कर रही है। मैडम, सबसे पहले मैं आपका स्वागत करना चाहूँगा जी जम्मू कश्मीर लद्दाख पे। किस तरह की तैयारियाँ चल रही हैं? दिन बहुत कम रह गए हैं, कैसा आपका पूरा सफ़र चल रहा है अभी, जिससे हम उसको बात करें तो? बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, इलाका बहुत बड़ा है, लेकिन मैं पूरी मेहनत कर रही हूँ और कोशिश कर रही हूँ कि हर एक इलाका में जा सकूँ और वहाँ के लोगों से मिल सकूँ और अपने लिए वोट मांग सकूँ। लेकिन इलाका इतना बड़ा है कि टाइम बहुत कम है और कोशिश की है कि चारों ब्लॉक में जहाँ जहाँ पहुँच पाई हूँ मैं वहाँ पे गई हूँ, और जहाँ नहीं पहुँच पाई हूँ वहाँ के लोगों से अपील की है कि मुझे वोट देकर कामयाब करें। एमएलए के इलेक्शन आप पहली बार लड़ रही हैं, बतौर आप डीडीसी यहाँ पे काम कर रहे थे। बतौर डीडीसी रहना कितना आपके लिए एक हेल्पफुल रह रहा है इस दौरान, जो आप काम भी अभी कैंपेन भी कर रहे हैं, कितना आपको उसने हेल्प किया है? आप जब डीडीसी आपने काम किया उसका? बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, क्योंकि जो 2 ब्लॉक हैं मेरे पास, नगरोटा और डंसाल, वहाँ का ऐसा है कि मैं हमेशा ग्राउंड में रही हूँ और हर एक जो वहाँ के रहने वाले लोग हैं उनसे मेरी पहचान है। वो मुझे जानते हैं, मैं उनको जानती हूँ और वहाँ मेरे लिए आसान है। लेकिन जो नया एरिया है वहाँ पे पहचान लोगों को, वर्करों तक पहुंचना मुश्किल हो रहा है, क्योंकि टाइम बड़ा कम है और काफ़ी ज़्यादा मीटिंग मेरी वहाँ पे भी हुई है, लोगों से मिल रही हूँ और लोगों का अभी तक अच्छा रिस्पांस है। आपकी सपोर्ट में आपके साथ जो है मंत्री चल रहे हैं, पार्टी के बड़े बड़े नेता चल रहे हैं, वो कितना मददगार साबित हो रहा है? पार्टी के जितने भी हमारे मिनिस्टर हैं या एमएलएज हैं
वो अलग अलग एरिया में या मेरे साथ भी किसी जगह मीटिंग में जा रहे हैं, ऐसे कभी कभी मेरे बिना भी दूसरे एरिया में वो काफ़ी मेहनत कर रहे हैं। और बाकी फ़ैसला अवाम के हाथ में है, जो अवाम फैसला करेगी इंशाल्लाह बेहतर करेगी और वो ज़रूर नेशनल कॉन्फ्रेंस का सपोर्ट करेगी। नगरोटा से इलेक्शन लड़ रहे हैं, एक समय देवेंद्र सिंह राणा नेशनल कॉन्फ्रेंस में हुआ करते थे, तब वो यहाँ पर रहते थे, उसके बाद भाजपा बीजेपी में चले गए। बड़े सारे लोग जो हैं वो देवेंद्र सिंह राणा को बड़ा पसंद करते हैं यहाँ पर, वो आपने भी ये चीज़ महसूस की होगी। अभी उनकी बेटी आई हैं, हालांकि बेटी का सियासत का कोई पिछला उनका वो तजुर्बा नहीं है, लेकिन जिस तरह से वो कैंपेन कर रही हैं या फिर जो उनको विरासत में मिला है उसके तहत वो कैंपेन कर रही हैं। कितनी अहम टक्कर आप इस समय देख रही हैं देवयानी राणा के साथ? और क्योंकि उनके पिता ने यहाँ पर एक ज़मीन तैयार की थी और ज़मीन तैयार कराई हुई उन्हें मिली है, तो वो उसको कैसे देख रहे हो आप? मैं ये समझती हूँ कि देवेंद्र सिंह राणा साहब जो हैं वो नेशनल कॉन्फ्रेंस में जब थे वो डिप्टी चीफ मिनिस्टर भी रहे हैं, एडवाइज़र रहे हैं, जी। और एमएलए भी यहाँ पे बने थे। और उस दौर में उनकी जो उमर अब्दुल्ला साहब के साथ बड़ी अच्छी दोस्ती भी थी। और उमर अब्दुल्ला साहब ने कहा था कि मैंने जो नगरोटा की कॉन्स्टिट्यूंसी है इसे अडॉप्ट कर लिया है। और उस जब ये बात बोली थी उसके बाद उमर अब्दुल्ला साहब ने यहाँ पे बहुत सारी जो डेवलपमेंट है वो कराई है। और आज अगर देवेंद्र सिंह राणा साहब का कहीं नाम है और वो नेशनल कॉन्फ्रेंस की देन है या उमर अब्दुल्ला साहब की देन है। और लोग आज भी मानते हैं कि जब उमर अब्दुल्ला साहब की सरकार थी या नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार थी उसमें लोगों के बेहतर काम हुए। और अभी भी लोग चाहते हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार है और यहाँ का अगर हम असेंबली में अपना एमएलए चुन के भेजते हैं और हमारे इलाके की दोबारा से बेहतरी होगी और बेहतर डेवलपमेंट होगी। तो अभी जिस तरह से देवयानी राणा भी कैंपेन कर रही है, आप देख रहे होंगे, और यहाँ पर जो माहौल भी बना हुआ है, एक बड़ी राष्ट्रीय पार्टी है बीजेपी पूरी उस तरह से है। आपको लग रहा है कि बड़ी सारी चीज़ें जो है आसान नहीं है आपके लिए, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस जम्मू कश्मीर का एक सियासी दल है, बीजेपी राष्ट्रीय पार्टी है, यहाँ पर राष्ट्रीय पार्टी वर्सेस एक यहाँ पर स्टेट की पार्टी के साथ यहाँ पर इलेक्शन हो रहा है, तो टक्कर जो है वो आप कहाँ देख रहे हैं और आपको क्या लगता है? और लोगों के बीच में इस समय क्या आपको चीज़ें नज़र आ रही हैं? क्योंकि आपने कहा काम पहले हुए थे, क्या जब बीजेपी में देवेंद्र सिंह राणा आए थे उसके बाद काम नहीं हुए? पिछले 10 सालों में लोगों का कहना है कि यहाँ पे कोई डेवलपमेंट नहीं है। और मैं समझती हूँ कि जो भी कैंडिडेट आता है, हर जो कैंडिडेट है वो जीतने के लिए आता है। हर इंसान को लगता है कि मैं बेहतर हूँ या मैं जीत सकता हूँ। लेकिन मैं समझती हूँ कि लोग अगर काम को पसंद करेंगे, डेवलपमेंट को पसंद करेंगे, किस टाइम में या किसकी सरकार में बेहतर काम हुआ है और लोग बेहतर जानते हैं। अच्छा, शमीम बेगम जो अगर जीत के आती हैं तो सबसे पहले उन्होंने क्या रखा हुआ है माइंड में? मैं जीत के आऊँगी, मैं ये काम करूँगी पहले, क्योंकि मैंने देखा है जगह जगह जाके और लोगों से बातचीत की है, उन्होंने मुझे ये सब मुद्दे बताए हैं, मैंने ये काम करना है, जीत के बाद मैं सबसे पहले ये तैयारी कर रही हूँ। मैंने सबसे बड़ा जो इशू अपने इलाके में देखा है, जो लोगों की परेशानी देखी है, वो है रोड कनेक्टिविटी। और मैं हमेशा जब किसी इलाके में जाती हूँ और वहाँ के लोगों की परेशानी को देखती हूँ तो मुझे बड़ा फील होता है कि काश मेरे पास इतनी ताकत होती कि मैं यहाँ के लोगों की जो रोड हैं वो बनवा सकती, ताकि लोगों को दूर से सफ़र करके अपने बच्चों को स्कूल के लिए आना हो या किसी भी काम के लिए जाना हो, या हमारी बहनें जो सर पे पानी उठा के दूर दूर से एरिया से लाती हैं। और मैं हमेशा कोशिश उनको देख के मुझे लगता है कि मुझे सबसे पहले जो रोड कनेक्टिविटी है उसको बेहतर करना है, पानी का इशू है, प्रॉब्लम है, उनको बेहतर करना है। जो हमारे स्कूल हैं उनकी हालत ठीक नहीं है, बहुत सारे बच्चे हमारे हैं जो जहाँ पे वो पढ़ना चाहते हैं वो उनकी चॉइस का सब्जेक्ट नहीं होता है, किसी जगह हमारे लेक्चरर नहीं हैं। तो मेरी यही कोशिश है कि मेरा पहला फोकस है जो वो एजुकेशन पे होगा, हेल्थ पे होगा। जगह जगह जो हमारे हेल्थ सेंटर हैं उनमें जो स्टाफ की कमी है उनको पूरा करने की कोशिश करूँगी, और जो रोड है उनको बेहतर बनाने की कोशिश करूँगी। और सबसे ज़्यादा कहने को तो ये ऐसे आम छोटी बात लगती है, लेकिन जो पानी की प्रॉब्लम है लोगों को, वो बहुत बड़ा इशू है। और लोग जब पानी नहीं होगा, जाहिर सी बात है, तो हमारी बहनें परेशान हो जाती हैं। और मेरी कोशिश ये है कि जब मैं यहाँ से एमएलए बन के जाऊँ इंशाल्लाह, तो मैं सबसे पहले इन चीज़ों पे फोकस करूँ। और अपने जो मेरे नौजवान भाई हैं, हमारी जो बहनें हैं जो पढ़ लिख कर डिग्रियाँ करके अभी किसी ने कोई डिग्री की है, किसी ने कोई डिग्री की, एमए बीएड करके लोग
हमारे जो नौजवान बच्चे हैं उनके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। जब वो पढ़ के लिख कर डिग्री करते हैं, फिर उनके लिए एक छोटे लेवल पे एक मूंगफली बेचना बहुत मुश्किल होता है। और मैं कोशिश मेरी यही है कि मैं जहाँ तक अपने भाई बहनों का साथ दे सकूं, उनके लिए सपोर्ट कर सकूं, उनके रोज़गार के लिए कोई बेहतरी कर सकूं, वो करूं। अच्छा, आप खुद को कितना खुशकिस्मत समझते हैं? आप नगरोटा कॉन्स्टिट्यूंसी से इलेक्शन लड़ रहे हैं। नगरोटा कॉन्स्टिट्यूंसी वो है, नगरोटा वो इलाका है जहाँ पे IIM भी है और IIT भी है, जम्बो ज़ू भी है, एक्सप्रेस वे भी गुजर रहा है। तो इन चीज़ों को भी आप देखते होंगे तो लगता है कि मेरा एरिया बड़ा डेवलप भी हो रहा है और इस चीज़ के साथ मेरे को कनेक्ट भी करना है लोगों को, क्योंकि ये चीज़ तो हो ही रही है। बिल्कुल, हमारा एरिया इन चीज़ों से डेवलप है। लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहूँगी कि जो मेरे लोकल एरियाज़ के लोग हैं उनको इस चीज़ों का कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे एक सिक्योरिटी गार्ड तक हमारा लोकल किसी हमारे नौजवान बच्चे को नहीं रख रहे हैं, रोज़गार नहीं मिल रहा है। तो ऐसी बिल्डिंग देखने से बाहर से क्या फ़र्क पड़ता है? मतलब इतने बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन है, नौकरी किसी के लिए नहीं है। लोकल के लिए नहीं है, बाहर के सब लगेंगे लेकिन लोकल नहीं है। मैं हमेशा ये मांग पहले भी हमने रखी है, हमने LG साहब के सामने भी मैंने ये मांग रखी थी कि हमारे जो यहाँ के लोकल लोग हैं जिन्होंने अपनी जगह उनको प्रोवाइड करवाई हुई है, कम से कम उनके बच्चों का 60% तो यहाँ के लोकल का होना चाहिए, जो हिस्सेदारी है वो होनी चाहिए। लेकिन अभी तक यही है कि यहाँ के किसी नौजवान को कोई नौकरी नहीं। चलिए, आखिरी में मैं ये बोलूँगा, क्योंकि अब कुछ दिन रह गए हैं, अपने वोटर्स को कैसे अपील करना चाहेंगे जी जम्मू कश्मीर लद्दाख के ज़रिए आप? मैं अपने नगरोटा कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों से अपील करती हूँ कि आपने 11 तारीख को तीसरे नंबर हल का बटन दबाकर मुझे कामयाब करना है। मेरी कामयाबी आप सबकी कामयाबी होगी और मैं आप लोगों से उम्मीद करती हूँ कि आप मेरा पूरा साथ देंगे, मेरा सपोर्ट करेंगे और इंशाल्लाह अगर मुझे आप यहाँ से जीत कर असेंबली में भेजते हैं, मैं आप लोगों के लिए बेहतर काम करूँगी और बेहतर डेवलपमेंट कराने की कोशिश करूँगी। बहुत बहुत शुक्रिया। तो साफ तौर पे शमीम बेगम हमारे साथ ही नेशनल कॉन्फ्रेंस की कैंडिडेट, और बड़ी बात यह है कि यहाँ पर जिस तरह से यहाँ पर उनका आज प्रचार प्रसार भी हुआ, मुख्यमंत्री भी आए थे, वो पूरी तरह से तैयार हैं और कई सारे वायदे उन्होंने भी किए हैं कि जब वो जीत के आएंगी तो ये सब वायदे वो पूरे करने वाली हैं। जी, जम्मू कश्मीर लद्दाख के लिए जम्मू से ख्वाहिश पटियाल की रिपोर्ट। नगरोटा में आइंदा 11 नवंबर को होने वाले नगरोटा असेंबली बाई इलेक्शन को लेकर सभी पार्टीज ने तशहीरी मुहिम तेज कर दी है। इसी बीच भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदवार देवयानी राणा ने जी जम्मू कश्मीर लद्दाख से खास बातचीत की है, अपनी चुनावी तैयारियों और सियासी नजरिया पर खुलकर बात की है। आप ये खास बातचीत देखिए, मुझे इजाजत दीजिए और देखते रहिए जी जम्मू कश्मीर लद्दाख। 11 नवंबर को नगरोटा उपचुनाव के लिए चुनाव होने वाले हैं और इसको लेकर पूरी तरह से समय सियासी जो बिसात है वो बिछी हुई है और हम देख रहे हैं कि लगातार अलग अलग जो प्रत्याशी हैं पार्टियों के वो लगातार कैंपेन कर रहे हैं। लेकिन इस बीच जो कड़ी टक्कर है वो भारतीय जनता पार्टी वर्सेस यहाँ पर नेशनल कॉन्फ्रेंस की देखने को आ रही है और लगातार जिस तरह से हम देख रहे हैं कि बड़े सारे मुद्दे भी बाहर सामने निकल के आ रहे हैं। लेकिन क्या कुछ चल रहा है और कितनी तैयारी है प्रत्याशियों की, उस पर हम आपको लगातार रिपोर्ट दिखा रहे हैं। मेरे साथ देवयानी राणा हैं जो कि भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी हैं नगरोटा विधानसभा चुनाव के लिए। मैम, सबसे पहले मैं आपका अजीज जम्मू कश्मीर लद्दाख में स्वागत करना चाहूँगा। हम देख रहे हैं कि लगातार, क्योंकि अब दिन भी बहुत कम रह गए हैं और भारतीय जनता पार्टी भी अपनी तरफ से पूरा जोर लगा रही है, हम देख रहे हैं लगातार आप हर इलाके में जा रहे हैं। अभी के समय में क्या कुछ आप चीज़ें देखते हैं जो कि इस समय समीकरण बन रहे हैं और मेन मुद्दे क्या निकल के आ रहे हैं? अगर आप ग्राउंड में हम जाके देख रहे हैं, आप ही देख रहे होंगे लगातार इसमें। हमारा बहुत सौभाग्य है कि राणा साहब के आशीर्वाद के साथ और भारतीय जनता पार्टी के आशीर्वाद के साथ हम मैदान में उतरे हैं और हमारा ये प्रयास रहा है, खास तौर पर हमारे भारतीय जनता पार्टी का सारे कार्यकर्ताओं का ये प्रयास रहा है कि हम घर घर जाएं और लोगों से बातचीत करें और उनको समझाएं कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की खास तौर पर योजनाएं जो हैं वो ज़मीनी स्तर पर जब उतरती हैं तो सामाजिक उत्थान होता है। और हमें बहुत यकीन है कि जिस तरह से राणा साहब ने पिछले 20-30 साल अपनी जीवन के नगरोटा के हर घर और हर परिवार को दिए हैं, उसी का बढ़ चढ़ कर आशीर्वाद हमें आज मिल रहा है। अगर हम देखें, आपने कहा कि राणा साहब आप एक ऐसे परिवार से हैं जिनको आप राजनीतिक पूरा उनका पीछे पृष्ठभूमि रही है, आपको विरासत में भी राजनीति मिली है। कितना आसान है, क्योंकि आपके साथ राणा साहब के साथ बहुत लोग नगरोटा के बड़े लंबे वक्त से चल रहे हैं, उनको जानते हैं, नगरोटा का हर व्यक्ति उनको जानता है और राणा साहब भी पर्सनली भी जानते हैं। तो कितना आसान है आपके लिए, क्योंकि आप बिल्कुल नए हैं, खासतौर पर पहली बार चुनाव भी लड़ रहे हैं, तो ये चीज़ें आपके लिए कितना आसान एक पूरा माहौल तैयार करती हैं खासतौर पर चुनाव के समय में? नगरोटा कॉन्स्टिट्यूंसी राणा साहब का परिवार था। हम उनके साथ कई बारी मजाक करते थे कि उनका असली परिवार जो है वो नगरोटा के लोग ही हैं और
उस हिसाब से हमें आज तक ऐसा नहीं लगा है कि हम किसी की पराये के घर गए हैं। तो वो एक जो आशीर्वाद है वो बहुत बड़ा है। पर राणा साहब यहाँ स्वयं नहीं हैं, उनका स्वर्गवास हो गया है, तो उनके बिना ये करना बहुत कठिन है, क्योंकि ऐसा कोई दिन नहीं है जहाँ हमें उनकी याद नहीं आती, जहाँ हमें लगता है उनकी सलाह अगर हमारे पास होती तो काम और भी आसान हो जाता। रही बात मेरे तजुर्बे की, 2012 से लेके 2018 मैं अमेरिका में पढ़ाई की है और वहाँ काम भी किया है, और उसके साथ साथ वहाँ की सियासत में भी हमने वॉलंटियर वर्क किया है, कम्युनिटी वर्क किया है, हमने लॉबिंग की है वहाँ के सेनेटर्स के साथ, और वाशिंगटन डीसी में भी एक रिपोर्ट प्रेजेंट की है जो वहाँ का पार्लियामेंट माना जाता है। तो हमें तजुर्बा पहले से था। हाँ, पिछले 7-8 साल से हम जम्मू में रह रहे हैं, लोगों को पता नहीं था, क्योंकि हम लो प्रोफाइल रखते थे। जैसे कहते हैं कि बरगद के पेड़ के छाँव में बैठने की जो आनंद आता है वो हमें ज़रूरत नहीं कभी लगी। पर जब राणा साहब ने स्वयं कहा कि उनके नगरोटा के लोगों के साथ उन्होंने वादे किए हैं, तो जो मैंने राणा साहब ने उस समय मेरे से वादा लिया, उसी के तहत हम आज मैदान में उतरे हैं। और मुझे उम्मीद है कि जिस सेवा भाव से हम उतरे हैं वही लोगों को पता भी है, और लोगों को अब दिख भी गया है पिछले 11 महीनों में कि हम काम करने आए हैं और आगे भी काम करेंगे। आपने कहा कि आपने यूएस में भी पढ़ाई की और वहाँ का पूरा उसमें आपने काम वॉलंटियरली काम भी किया है, लेकिन यहाँ का समीकरण बहुत अलग है। हम देख रहे हैं कि लगातार आप लोगों के बीच में जा रहे हैं, और जो एक लोकल हमारी लैंग्वेज है डोगरी, आप बहुत अच्छी बोलती भी हैं, और हम देखते हैं कि आप जिस तरह से गाँव में जाती हैं, खासतौर पर गाँव देहात के इलाके, उन लोगों के बीच में पूरी मिक्सअप हो जाती हैं। ये कला आपके अंदर कैसी आई कि राणा साहब सिखा के गए थे कि इस तरह से लोगों के बीच में रहना है, बिल्कुल सरल होके, बिल्कुल सरल स्वभाव के साथ, और एक अपनापन शायद किसी और व्यक्ति में इतना ना हो जो विदेश में पढ़ के आया हो या वो इतने बड़े परिवार से हो। आपने इतनी जल्दी कैसे अडाप्ट कर लिया? वो पहले तो डोगरी हमारी मातृभाषा है और हमारे घर में भी डोगरी बोली जाती है। आप राणा साहब की अगर डोगरी सुने आपने होगी, तो उनकी इतनी स्पष्ट और इतनी बढ़िया तरीके से वो डोगरी बोलते थे। अगर आप हमारी नानी जी की भी, हमारी दादी जी की भी, मतलब हमारे बड़े बुजुर्ग सबकी डोगरी सुने तो बहुत बढ़िया तरीके से बचपन से ही हमने डोगरी घर में बोलते हुए सुनी है, बोलते हैं। तो क्या जो बाहर हम जहाँ जाते हैं, जहाँ आपने बोला कि बाहर जब हमने पढ़ाई की, तो इंसान जो होता है वो हर जगह बराबर होता है। एक इंसानियत के तौर पर अगर आप हर किसी के साथ जुड़ेंगे और आप समझेंगे कि किस परिस्थितियों में वो हैं, तो मुझे लगता है कि आप उनके साथ कनेक्ट कर पाएंगे। मेरे लिए नगरोटा के हर घर और परिवार ने एक मरहम का एक रोल, जैसे कहते हैं, अदा किया है। क्योंकि जिस समय में हम मैदान में उतरे थे, तो सच बताएं तो राणा साहब की कमी तो अभी भी हमें बहुत घर लगती है, पर उस समय तो बिल्कुल ही ऐसे, जैसे कहते हैं कि राणा साहब का जिक्र भी हमें थोड़ा सा लगता था कि आंसू आ जाएंगे। तो लोगों ने जब हमें गले लगाया, हमें आशीर्वाद दिया, हमें लगा कि राणा साहब ही हमें गले लगा रहे हैं, राणा साहब ही हमारे आशीर्वाद दे रहे हैं। तो मैं सच बताऊं कि उन्होंने मुझे अपनाया है और उन्होंने मुझे अपने घरों में घुलने मिलने की इजाज़त दी है। उसके लिए मैं जीवन भर शुक्रगुजार रहूँगी। देवयानी जी, अगर हम चुनाव की बात करें तो आप देख रहे हैं कि एक पूर्व मंत्री भी हैं, वो भी चुनाव लड़ रहे हैं, हर्षदेव सिंह, एनसी के कैंडिडेट भी हैं, वो भी आ गई हैं, निर्दलीय भी हैं। अब किसके साथ आप देखते हैं कि कौन मेन अपोनेंट है जो कि कहीं इस चुनाव में आपके अगेंस्ट जो है चुनाव लड़ रहा है? मेरा हमेशा से यही सोच रही है कि आपको अपने आप से, अपने पिछले कल से बेहतर होना चाहिए आज। और जब भी मैं कोई भी कार्य करती हूँ तो मुझे लगता है कि आपने अपने सहयोगी की मार्गदर्शन लेकर, उनसे सलाह कर हर दिन अपने आप को बेहतर करना चाहिए। हमारे 10 और ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो मैदान में उतरे हैं, और एक डेमोक्रेसी में मैं वेलकम करती हूँ कि सारे लोग बढ़ चढ़कर एक चुनाव में भाग लें। और मुझे लगता है कि हम सबका ये कार्य बनता है कि हम अपनी मेहनत करें और फिर जनता के सामने अपना पक्ष रखें। और उसमें जो मेहनत लगती है हम पिछले 11 महीने से कर रहे हैं, और मुझे उम्मीद है कि उसका बढ़ चढ़कर हमें आशीर्वाद 11 नवंबर को देखने को मिलेगा। हमें कुछ रिसेंट स्टेटमेंट्स देखने को मिली जिसमें कि एनसी के मुख्यमंत्री भी हैं या बाकी भी लोगों ने कुछ कहा है कि राणा साहब जब नेशनल कॉन्फ्रेंस में थे तब नगरोटा कॉन्स्टिट्यूंसी के काम हुए थे, जब वो बीजेपी में आए उसके बाद काम नहीं हुए। अब इस तरह की बातें और इस तरह की स्टेटमेंट्स सामने आ रही हैं, आप इन स्टेटमेंट्स को कैसे देखते हैं? देखिए, राणा साहब ने जितनी सेवा नगरोटा कॉन्स्टिट्यूंसी की है उतनी शायद ही किसी ने की है। जो भी कार्य हुए हैं वो राणा साहब की ही मेहनत की वजह से हुए हैं। हालांकि
काफ़ी लोग उसका क्रेडिट लेने की कोशिश करते हैं, पर ये जो पिछला चुनाव हुआ 2024 का, उसमें एक कड़ा जवाब दिया गया कि लोग जो हैं वो राणा साहब के साथ जुड़े हैं। उन्होंने हाईएस्ट मार्जिन से सीट निकाली, भाजपा का कैंडिडेट होकर सीट निकाली, और इसे एक बिल्कुल क्लियर मैसेज गया है कि नगरोटा जो गढ़ है वो भाजपा का ही गढ़ है, और फिर अगर किसी का गढ़ है तो वो देवेंद्र सिंह राणा साहब का गढ़ है। हम लगातार हमने देखा, लोगों से बातचीत भी की, हमने कई रिपोर्ट्स भी तैयार की, बड़ी सारी चीज़ें आपके फेवर में है। लोग ये कह रहे हैं कि आपको उन्होंने बेटी की तरह एक्सेप्ट किया है, उन्होंने खुद की कही है ये बातें, और बड़े सारे लोग जो हैं ये कह भी रहे हैं कि हमें लगता नहीं था कि इतनी मैच्योरिटी देवयानी दिखाएंगी जितनी उन्होंने दिखाई है, और उनके अंदर मैच्योरिटी है भी है। आपको लगता है ये फैक्टर जो है आपके लिए काफ़ी ज़्यादा, आप कह सकते हैं कि आपकी मदद करेगा, और लोगों ने खुद ही अपनी जब धारणा बना ली है तो ऑलरेडी राणा साहब के साथ उनका कनेक्शन है ही है, तो आपके साथ जो कनेक्शन बिल्डअप हो गया हुआ है, यही ना कहीं बाकी लोगों के लिए काफ़ी मुश्किल जो है वो पैदा करेगा चुनाव में। मुझे हाल ही में पता चला है कि लोगों को लगता है मेरी उम्र जितनी है उससे कम है, तो मैच्योरिटी जितनी मेरी उम्र है, मैं 31 हूँ, तो इतने में मैच्योरिटी आ जानी चाहिए थी, क्योंकि मेरी उम्र में लोग घर चलाते हैं, मैसिव कॉरपोरेशंस चलाते हैं, मेरे हम उम्र बिग कंपनीज़ के सी स्वीट्स में है, मेरा भी तजुर्बा ऐसे ही कॉरपोरेट फील्ड में है। तो मैच्योरिटी की बात जब रही तो यही है कि आपको एक इकोसिस्टम दिया जाता है, उसमें आपको समझना है कि दूसरे क्या किस दौर से गुजर रहे हैं, और जो मेरा बैकग्राउंड रहा है उसमें हमारा, जैसा आपकी इंडस्ट्री के साथ भी ताल्लुकात है, हमने बहुत सारा वर्क डायरेक्टली गवर्नमेंट के साथ भी किया है। हमारा जो नेटवर्क रहा है वो हमने बहुत सारे NGOs के साथ भी वर्क किया है, इन्फ्लुएंसर्स के साथ भी वर्क किया, लोकल आर्टिस्ट के साथ भी वर्क किया है, बच्चों के साथ वर्क काम करते हैं, टैलेंट वर्क और टैलेंट मैनेजमेंट में काम करते हैं। तो वो ज़्यादा जितना भी तजुर्बा है, अब मुझे 2013 जनवरी से मुझे काम करने का तजुर्बा है, आज अब 12 साल से ज़्यादा ऑलमोस्ट होने लगे हैं। तो ये सारा जो काम करने का मेरा तजुर्बा है, ये सारा मैं फील्ड में लेकर आई हूँ। और मैच्योरिटी अगर लोगों को लग रही है, वो यही है शायद कि गलत फहमी थोड़ी सी हो जाती है कि मैं कम उम्र हूँ, पर मैं ये बहुत बारी बोला है, मैं कम उम्र शायद किसी के बराबर हूँ, जैसे हमारे बड़े बुजुर्ग, उनसे मैं 20-30 साल शायद छोटी हूँ, पर आज की जो नई जनरेशन आ रही है उनसे मैं 15-20 साल या किसी से तो 20-30 साल भी बड़ी हूँ। तो मैं एक परफेक्टली उस एज ग्रुप में हूँ जो बिल्कुल दोनों की जो भावनाएं हैं, जो दोनों की अपेक्षाएं और आकांक्षाएं वो समझ सकता है। तो मुझे लगता है कि एक उस तरीके से नॉलेज रखना, उसको डिप्लॉय कर पाना, वो एक मेरे लिए एक ब्लेसिंग ही है, और मुझे उम्मीद है कि लोगों का और बढ़ चढ़ कर हम सेवा कर सकें, जितना भी मेरा तजुर्बा है उसको इस्तेमाल करके। एक बड़ा अच्छा आपके लिए एक फैक्टर ये है कि आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी में IIM भी है, IIT भी है, जम्बो ज़ू भी है, और बड़े अच्छे अच्छे प्रतिष्ठान भी हैं, लेकिन वहाँ के लोगों का कुछ ये कहना है कि लोकल लोगों को वहाँ पर रोज़गार नहीं मिलता है, और एक एम्प्लॉयमेंट का भी इशू है, दूसरा सड़कों का भी बड़ा ज़्यादा एक नेटवर्क है वो बनाना जो है वो पीछे रह गया हुआ है। ये प्रायोरिटी आपने भी ग्राउंड में जाके देखी कि ये हैं, ये प्रॉब्लम्स हैं? पहले तो IIT IIM दोनों राणा साहब लेकर आए थे नगरोटा कॉन्स्टिट्यूंसी में, पर अब डिलिमिटेशन के बाद वो जम्मू ईस्ट में चले गए हैं कॉन्स्टिट्यूंसी में। जो लोकल एम्प्लॉयमेंट का मुद्दा है उससे मैं बिल्कुल अग्री करती हूँ, ख़ासतौर पर लॉजिस्टिकली भी अगर आप देखें, अगर लोकल्स को दिया जाए तो वो ट्रांसपोर्टेशन के तौर पर भी जल्दी वहाँ पहुँच सकते हैं, अवेलेबल रह सकते हैं अगर कोई इमरजेंसी हो। तो उस तरह से मुझे लगता है कि वो मुद्दा जो है हमने उठाया भी है, और हमें काफ़ी सारे, हमें जो लास्ट डेटा दिया गया था वो ये था कि मल्टीपल हंड्रेड्स में एक जगह 400 और एक जगह तकरीबन 500 लोग जो हैं वह काम करते हैं। हालांकि ये एक मुद्दा जो है ये हम बरकरार रखेंगे, हमारे वहाँ पे एक फूड क्राफ्ट इंस्टीट्यूट भी है, पर नगरोटा कॉन्स्टिट्यूंसी का जो स्पैन है वो बहुत बड़ा है। एक तरफ अखनूर के साथ लगता है और दूसरा तरफ जो है वो रियासी उधमपुर ऐसा लगता है, और सिर्फ बिग एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस होने की वजह से इकोनॉमिक फिलिप नहीं मिलेगा। मेरा बैकग्राउंड जो है इकोनॉमिक्स में है, और बड़ा पर्टिकुलरली स्टैटिस्टिकल इकोनॉमिक्स में है, और जिस तरह से हमारा यूथ आगे बढ़ रहा है, मुझे लगता है कि हमें सबसे पहले लोकल इकोनॉमी को एक फिलिप प्रोवाइड करना पड़ेगा, जिसमें मेरे हिसाब से सेल्फ हेल्प ग्रुप्स और कोऑपरेटिव लिमिटेड्स का सबसे ज़्यादा एक रोल रहेगा। तो उस पर हमने काम शुरू कर दिया था पिछले 11 महीने में। औरतों के 2 प्रोजेक्ट्स जो हैं, 2 प्रोडक्ट्स जो हैं वो हमने उनकी मदद की मार्केट में उतारने के लिए, एक पूजा साथी करके ऑर्गेनिक धूप कोन्स का और गौ शक्ति करके फ्लोर क्लीनर्स का। उसके साथ साथ
एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस भी हम काफ़ी सारे लेकर आए हैं, बैंक ब्रांचेस खुलाई हैं, एक वॉलनट प्रोसेसिंग फैक्ट्री का उद्घाटन किया है। तो ऐसी काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं जहां हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि जो जो नए एवेन्यूज़ हैं एम्प्लॉयमेंट के वो आएँ। और साथ में साथ जैसे आपने कहा रोड कनेक्टिविटी की, आज के दौर पर अगर नगरोटा कॉन्स्टिट्यूंसी में सड़कें हैं तो मैं कहूँगी 90% वो राणा साहब की वजह से हैं। 20 साल पहले जहाँ राणा साहब स्वयं पैदल या घोड़ों पे या खच्चरों पे भी जाते थे, आज वहाँ पे ब्लैक टॉप रोड जाती है। एक नगरोटा कॉन्स्टिट्यूंसी जो है एक रूरल कॉन्स्टिट्यूंसी है और एक बहुत वास्ट कॉन्स्टिट्यूंसी है, शायद जम्मू कश्मीर की सबसे बड़ी या सबसे बड़ी में से एक कॉन्स्टिट्यूंसी है और बहुत पहाड़ी इलाका भी है। बाढ़ के दौरान एक्सटेंसिव डैमेज भी हुआ जो लैंडस्लाइड्स हुई उसकी वजह से, और रीबिल्डिंग का वर्क और रिहैबिलिटेशन का वर्क जो है वो जारी हो चुका था। कोड ऑफ कंडक्ट लगने की वजह से उसमें थोड़ी गति जो है आपको पता ही है वो धीमी हो जाती है, पर मुझे पूरा उम्मीद है कि एक रीबिल्डिंग कंस्ट्रक्शन और रिहैबिलिटेशन का जो दौर है वो चुनाव के बाद तेज़ गति पकड़ेगा। मैं आखिरी में ये कहूँगा कि अब क्योंकि कुछ दिन रह गए हुए हैं, नगरोटा की जनता को आप अपने हमारे द्वारा क्या एक संदेश देना चाहेंगे? हमारा बहुत सौभाग्य रहा है कि नगरोटा के हर घर और हर परिवार ने हमें बढ़ चढ़कर आशीर्वाद दिया है पिछले 11 महीने, और हम नगरोटा के हर मतदाता से ये निवेदन करते हैं कि 11 नवंबर को बढ़ चढ़कर जाइए, अपना मतदान कीजिए और एक बार फिर पूरे जम्मू कश्मीर में और पूरे भारत देश में ये बताइए कि नगरोटा कॉन्स्टिट्यूंसी जो भाजपा का गढ़ माना जाता है वो भाजपा का ही गढ़ है, और बढ़ चढ़कर जो हम भाजपा का कैंडिडेट मैदान में उतरे हैं, आपकी सेवा करने के उतरे हैं, हमें वो मौका दिया जाए कि हम आगे आने वाले 4 साल जो आपने राणा साहब को 5 साल दिए थे वो 4 साल आपकी सेवा में लगा सकें। मैम जी, जम्मू कश्मीर लद्दाख से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो साफ तौर पर देवयानी राणा हमारे साथ बात कर रही थी और जिस तरह से उन्होंने बात की है और अपनी मैच्योरिटी दिखाई और अपना बताया है किस तरह से वो एक राजनीतिक उनको जो पीछे विरासत मिली है उसको वो आगे लेके चल रही है। यकीनन उनकी बात से लग रहा है जिस तरह से उन्होंने चीज़ों को संभाला है, देखा है, और राणा साहब की गैर मौजूदगी में नगरोटा कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों के साथ उनका जो लिंकअप बना है वो बहुत बेहतरीन उन्होंने बना लिया है, और कहीं ना कहीं लोगों का भी इसका अभी इस समय उनके ऊपर जो है अपना आशीर्वाद दिख भी रहा है। लेकिन ओवरऑल 11 नवंबर को पता चलेगा कि किस तरह से लोग जो हैं देवयानी राणा को अपना साथ दे रहे हैं, सपोर्ट दे रहे हैं, और 13 तारीख को जैसे नतीजे आएंगे उसके बाद पता चल जाएगा कि कौन इस रण में आगे बढ़ा है। जी, जम्मू कश्मीर लद्दाख